हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीडीपी के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पेपर, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पेपर दीजिए। इससे कम मैं मान के चल रहा हूँ, इन सारे जितने मैंने पेपर्स कराए हैं 10 से 15 क्वेश्चंस जो है आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार कि जितना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे आपको फ़ायदा होगा। पेपर्स देखिए, पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। सीडीपी में तो इसमें देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी पेपर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है वीडियो को। पहला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की जो है अवधि में विकास क्या है, ठीक है। तो विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं कि अनियमित और असंबद्ध परिवर्तन होते हैं कि धीमी गति से होता है और इसे मापा नहीं जा सकता, या बहुस्तरीय या मिश्रित परिवर्तन होते हैं। तो इसका सही जवाब है बहुस्तरीय जो है और मिश्रित परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था की जो है 2 स्टेजेस होती हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है, याद होगा आपको, और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष है, लेटर चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 वर्ष की है, जो ठीक है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटस्थ जो है विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। वो प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, जो उन्होंने बनाया है नियम उन पे कार्य करते हैं। या फिर बच्चों के जो है वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। या फिर विभिन्न प्रकार के जो है कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वो नहीं कर सकता या सकती है। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करते हैं और जो है अपने समकक्ष जो है उनके समकक्ष मतलब दोस्त हों, उसके पेरेंट्स हो या उसके आसपास जो है जो भी लोग रहते हैं उनकी मदद से जो भी वो करते हैं और जो भी वो ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी के बीच का जो है क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र वो होता है, इसमें जो है बच्चा सीख रहा होता है, सीखता है बच्चा, ये सीखने का क्षेत्र होता है। इसमें बहुत ध्यान से सिखाना होता है बच्चे को। अगर आपने गलती कर दी, उसको कोई गलत चीज़ सिखा दिया उसने, या बच्चे ने बाहर से कोई गलत चीज़, जैसे निकटस्थ मतलब अपने समकक्षियों से वो कोई गलत चीज़ें सीख गया है, जैसे बच्चे गाली देने लगते हैं, है ना, बहुत झगड़ा करते हैं, बच्चों की बड़ों की बात नहीं मानते, तो ये भी चीज़ें अगर सीख गया तो वो उसके निकटस्थ विकास का क्षेत्र होगा, वो सीख जाएगा बच्चा। इसलिए इस एज के बच्चों पर ज़रा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ये एज होती है 2 से 14 वर्ष की एज होती है। नॉर्मली जो है स्टार्ट हो जाती है, आप मान के चलिए कि 3 से जो है 12 वर्ष की एज जो होती है वो निकटस्थ जो है विकास का क्षेत्र होता है। इसमें बच्चों पर फोकस ज़्यादा रहना चाहिए पेरेंट्स का, ठीक। प्रतिभाशाली जो है बालकों में क्या पाया जाता है, ठीक है, वो कौन से गुण है जो प्रतिभाशाली बालकों में होता है। अंतर्दृष्टि या अमूर्त चिंतन या अन्वेषण या सभी प्रकार के गुण इसमें होते हैं। या तो ये सही इसका जवाब है। अंतर्दृष्टि भी है, अमूर्त चिंतन भी है, अन्वेषण भी है। अन्वेषण जो नहीं समझ पा रहे हैं उसका मतलब है रिसर्च से है, ठीक है, तो वो रिसर्च, ठीक है, रिसर्च होता है जैसे किसी तथ्यों की जानकारी हासिल करके फिर किसी अन्य तथ्यों में या प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है। अंतर्दृष्टि होती है, उनकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की आमतौर पे जो है वो 120 से अधिक जो है इनकी आईक्यू होता है, तो आप याद रखिएगा। अमूर्त चिंतन ये है चीज़ों को या काल्पनिक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मन ही मन में सोच करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे गणित को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कई लोग जो होते हैं वो गणित के जो है महारत हासिल होती है, वो दूसरी चीज़ों को बिल्कुल कॉपी पेन का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं। सीखने का जो है क्लासिकल कंडीशनिंग जो है सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो ये प्रतिपादन स्किनर ने किया कि पावलॉग ने किया, थॉर्नडाइक या कोलबर्ग ने किया। ऑप्शंस देख लिया आपने। इसका सही जवाब है ये इस क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत पावलॉव ने दिया था, ठीक है। इन्होंने जो टेस्ट किया था वो एक डॉग पर किया था, कुत्ते पर किया था,
जैसा कि ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, इसमें ये था, इसमें जो है ये एक सीखने की विधि है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बार बार एक क्रिया करा करके वो उसके जीवनचर्या का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि कुत्ते को, जैसे उसने कुत्ते को जो है एक मीट का टुकड़ा दिखाया तो कुत्ते की जीभ से लार निकली, ये एक स्वाभाविक है, क्रिया है, ठीक है। लेकिन जब उसने घंटी बजाया तो उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब वही मांस का टुकड़ा के साथ घंटी बजाने की क्रिया आई तो वो समझ गया कि घंटी बजाना उसके लिए खाना हाजिर होने की जैसा है, खाना हाजिर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने घंटी को रिएक्ट किया, उस तरीके से उसने समझा घंटी को, ठीक है। जैसे कि बच्चे जो है पैर छूने लगते हैं, आप पेरेंट्स लोग जब जब हम बच्चे को पैर छूना सिखाते हैं कि बड़े के नमस्ते कीजिए, तो एक समय के बाद जब भी कोई आता है वो फटक से पैर छू लेते हैं, फटक से नमस्ते कर लेते हैं, अब छुए भाग गए, है ना। तो वो उनके क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। कक्षा में जो है सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है इसमें से? तो ऑप्शंस देख लीजिए। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, मतलब लड़कियों का समूह अलग बना देना, लड़कों का समूह अलग बना देना, या फिर क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन, या फिर लड़का लड़की सब एक जगह बैठेंगे, सब एक साथ बैठेंगे, है ना, और उनको ग्रुप में भी बैठेंगे, एक साथ विचार विमर्श बातें करेंगे, सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या लिंगों के जो है जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, या फिर समाज में जो है चिन्हित जो है लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना। तो आप देखिए इसका सही जवाब है बी नंबर, ठीक है। मिश्रित लिंग समूह बनाना, जब लोग ना आपस में चार लोग सभी समान लिंग, सभी लिंग के रहेंगे, मतलब लड़का लड़की सब मिल करके बैठेंगे, बात करेंगे, है ना, तो उससे जो है जेंडर रूढ़िवादिता जो है ख़त्म होती है। इसलिए जैसे जैसे इसलिए हायर एजुकेशन में आप जाते जाएंगे तो आपको ये जेंडर जो है रूढ़िवादिता बहुत हद तक बिल्कुल आपको आपके कॉलेज या किसी जगह आपको नहीं मिलेगी। स्कूल में आमतौर पर ऐसा होता है कि लड़कियां अलग बैठ रहे हैं, लड़के अलग बैठ रहे हैं, लेकिन कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ों को कम करना होता है कि ताकि आगे जा कर के उनके अंदर ऐसी भावनाएं ना हो, वो सबके साथ घुल मिल सके, बैठ सके। जब जेंडर रूढ़िवादिता होती है, अगर ऐसे ग्रुप में रहते हैं तो बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। लड़के के अंदर लड़की से बात करने की थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता, या लड़कियों में लड़के से बात करने के कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। अध्यापकों को कक्षा में जो है बहुभाषीयता को समझना चाहिए, एक समस्या के रूप में समझना चाहिए, या एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए, या एक रुकावट है, या एक व्यवस्थागत मुद्दा है। तो इसका सही जवाब है ये एक गुण के रूप में समझना चाहिए, इसको एक साधन के रूप में समझना चाहिए। बहुभाषिता मतलब जहाँ बच्चे बहुत भाषी वाले लोग हों, उनकी भाषाएं अलग अलग हों, किसी की भाषा हिंदी हो सकती है, ठीक है, तो किसी की इंग्लिश हो सकती है, तो किसी की बंगाली हो सकती है, ठीक है, बंगाली हो सकती है, तो किसी की उड़िया हो सकती है, तो कोई भी भाषा हो सकती है उसकी, कोई भी तमिल का हो सकता है। तो सभी को एक रिसोर्स की तरह देखना चाहिए, ठीक है। क्या होता है बहुभाषी से, क्या होता है क्लास में दो बच्चों के प्रति जो है सभी के प्रति प्रेम बढ़ता है, वो हिंदी भाषा को भी प्रेम से बात करेगा, इंग्लिश भाषा, इन दोनों सभी तीनों भाषाई वाले लोगों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, ठीक है ये। और इससे क्या होता है लोग एक दूसरे की भाषा सिखाएंगे तो उनकी बच्चों की जो है लर्निंग जो है क्षमता भी बढ़ती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि नहीं लिखा है उसमें, तो अभी नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है ये अभ्यास का सिद्धांत, या सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, या पुनर्वलन का सिद्धांत, या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है अभ्यास का सिद्धांत जो है अभिक्रमिक जो है अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अभ्यास का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का 3 सिद्धांत में से एक है, ये थॉर्नडाइक का नियम है, ठीक है, जिसमें से 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, याद रखिएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, अब अभिक्रमित जो अनुदेशन के सिद्धांत में क्या होता है, इसमें जो है अधिगम को जो है स्थायी बनाना होता है, सीखे गए अनुभव से जो है आपको पुनः लाभ उठा करके आगे की अपनी क्षमता का विकास करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। बच्चे अपनी समझ से विश्व की जो है परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था?
ये पावलोन नहीं है, पावलाव है। पावलोव ने दिया था कि पियाजे ने दिया था कि स्किनर ने दिया था कि कोहलबर्ग ने दिया था? तो इसका सही जवाब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट बहुत बार हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब पावलोव ने ये कथन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कहलाती है, किस एज की अवस्था है? अमूर्तता की अपेक्षा ये मूर्त चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये किस एज की अवस्था होती है? तो ये 7 से 12 अवस्था होती है कि 12 से ज़्यादा वाली की होती है कि 2 से 7 वर्ष की होती है या जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है? तो इसका सही जवाब है ये 7 से 11 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है, मूर्त चीज़ों की अवस्था होती है। ये पियाजे की 4 अवस्थाओं में से ये तीसरी स्टेज की अवस्था है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपनी मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने लगता है और प्रत्यक्ष रूप से जो है गणितीय गणनाओं को या जो घटित घटनाएं हैं उसको समझने लगता है कि क्या चीज़ हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, और यहाँ अमूर्त मतलब जो है अपनी सोच पर आधारित हो। ठीक है, परिकल्पना पर आधारित हो। तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध मूर्त से है ना, जो साक्षात रूप से देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उनकी गणना कर रहा है। ठीक, गेस्टॉल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया था? ठीक, तो सीखना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति और व्यक्तित्व विकास में इन्होंने काम किया था। तो ध्यान रखिएगा, गेस्टॉल्ट ने जो है वो प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में काम किया था। बच्चा किसी भी चीज़ को जो है आंशिक रूप से नहीं सीखता। इनका मानना था कि बच्चा जो है आंशिक रूप से नहीं सीखता बल्कि पूर्ण रूप से उस चीज़ को वो सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के रूप में जाना जाता है? तो वह है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या संज्ञानात्मकता या कार्यवादी या मानव परकता। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो है ये प्रथम बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो मनोविज्ञान जो होता है, यहाँ जो मनोविज्ञान टर्म यूज हुआ है, देखिए शब्दों को पहचानिए और पढ़िए, उसी चीज़ से आंसर आपको मिल जाएगा। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का मतलब होता है कार्य और व्यवहार। कार्य हो गया या व्यवहार हो गया व्यक्ति का, या उसके आसपास का जो पर्यावरण है, कैसे कहाँ पे रह रहा है, पर्यावरण हो गया, या फिर उसके बीच, इन सभी चीज़ों के बीच में जो है संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसी को जानना होता है मनोविज्ञान। आपके मन में क्या चल रहा है उसको जानना है मुझे। उस मन में आपके, चाहे वो आपके आसपास का क्षेत्र, जब आप कहते हैं कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे एजुकेशन पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो चीज़ों को मनोविज्ञान से जोड़ लिया जाता है कि उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसको नाम से जानते हैं। ठीक, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की अवस्था के दौरान बच्चा सबसे पहले बेहतर क्या सीखता है? अमूर्त तरीके से चिंतन करना सीखता है, कि मतलब वो काल्पनिक तरीके से सोचता है, चिंतन करता है, कि भाषा के नए अर्जित जो है ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, या इंद्रियों के द्वारा सीखता है, या निष्क्रिय शब्दों को समझने की कोशिश करता है या सीखता है उसके द्वारा? इसका सही जवाब है पियाजे के 4 अवस्थाओं में से ये पहली अवस्था है, जिसे वो इंद्रियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है। वो वस्तुओं को जो है देखकर, उसको सूंघ कर, स्वाद के माध्यम से उन चीज़ों का ज्ञान ग्रहण करता है कि उसमें क्या है। ठीक है, शारीरिक विकास इस एज में जो है बच्चे का सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पहली अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे, अगर आपको पियाजे से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आपको पियाजे कंफ्यूज लग रहा है, तो हमने आप इससे पहले पियाजे को बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे पियाजे से, मैंने उन सबको करा दिया है। आप जा कर के मेरे पिछले वीडियो में जा कर के आप पियाजे की थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, ये CDP की क्लास के नाम से मैंने इसकी प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में? तो इसका सही जवाब है ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी जो स्थापना है वो AN सेन गुप्ता ने की थी। AN सेन गुप्ता ने की थी, याद रखिएगा, है ना। ये इन्होंने जो है ये
जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ये स्थापित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से, जो 4 चरणों के नाम है, संवेदी, पेशीय अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जैसे ठीक है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसको देखते हैं किसने दिया था। तो ये अभी आपको पता है कि पियाजे के 4 सिद्धांत में से, जैसे संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज लास्ट वाली यही है। ठीक है, उन सभी में इन चारों स्टेज जो होती है, पहली वाली जो होती है 0 से 2 वर्ष की होती है, ये आप टाइम याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 7 से 11 साल की वर्ष की अवस्था होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, और या तो फिर 11 से अधिक की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है तो। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। मैंने जानबूझ करके पियाजे को डाला, इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए मैं बार बार इन पे फोकस करता हूँ बच्चों पे। ठीक है, पियाजे को ज़रूर याद कर लीजिए। बच्चों के जो है देखिए नहीं निकाला, इसको देखिए समझिए, क्वेश्चन बहुत घुमावदार है लेकिन सिंपल सा है। बच्चों का जो है अधिगमनात्मक जो है तत्परता के प्रति संवेदनशीलता या व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति या खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक जो है शिक्षण की आवश्यकता। तो इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में किस चीज़ का महत्वपूर्ण रोल नहीं है पियाजे के अनुसार, तो ये है शाब्दिक जो है शिक्षण की आवश्यकता, इसका आंसर है। पियाजे ने, ध्यान रखिएगा, पियाजे ने जो है भाषा पर जोर बिल्कुल नहीं दिया है, भाषा को इन्होंने जोर बिल्कुल भी नहीं दिया है। इन्होंने विचारों को महत्व दिया था, इन्होंने कहा था विचारों को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। इन्होंने कहा था सबसे पहले बच्चे में विचार आएंगे और फिर विचारों से ही बन जाएगी भाषा उसके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी जो है कक्षा का 11 वर्ष का जो छात्र है विभिन्न प्रकार की चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उत्पत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो है 360 होता है, इसको समझने में उसकी कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो ये जीन पियाजे का जो किस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें कौन से स्टेज पे है वो। ठीक है, ये आपको इसका जवाब देना है। तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे बोलते हैं। ये स्टेज होती है जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी बच्ची जो है प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जा सकता है, तो ये व्यवहारवाद कहा जाएगा, रचनावाद कहा जाएगा, मानवतावाद कहा या जीववाद कहा जाएगा। तो इसको कहेंगे पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे जीववाद कहेंगे। ठीक है, वो ऐसा मानती है छोटी सी बच्ची कि इस गुड़िया में भी जान है, जैसे वो बात कर रही है वैसे ये भी बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिपी हुई जो है वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस जो है संज्ञानात्मक कार्य की दक्षता प्राप्त करने लगा है। साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग जो है करना। तो ये गुण है बच्चे में वस्तु स्थायित्व के। ठीक है, वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं बच्चे में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल किया गया है जिसे। ठीक है, तो ये है पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। इंग्लिश के टर्म्स को भी ध्यान दिया करिए। अवबोध स्तर का मतलब होता है टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है टीचिंग ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग, आप कितना समझ रहे हैं पढ़ाई को। टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, तो इसका जवाब है जो है एक्सप्लोरेशन जो है। ठीक है, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को उतना ही आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। एज अ टीचर आपको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत होती है। आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको नई उदाहरण
उदाहरणों के द्वारा आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपको नए नए चीज़ों के और उसके टॉपिक के रिलेटेड जो है ज्ञान को हासिल करना चाहिए। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक्स के बारे में बच्चों को, आप उतना ही अच्छा टीचिंग मेथड से अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इसी का संबंध है इस चीज़ से। अगर आपने अभी तक वीडियो पर लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन दीजिए आप। मैं आप लोगों के लिए इतना पेपर बना रहा हूँ, पूरे पेपर कराने की कोशिश। जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तब तक मैं पूरे सभी सीटेट के आखिरी एग्ज़ाम के दिन तक मैं आप लोगों को पेपर्स ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। आपको डेली इस चैनल पे 2 से 3 पेपर अपलोड कर रहा हूँ मैं। आपको ईवीएस के भी पेपर आपको करने को मिल जाएंगे। आपने अगर ईवीएस के नहीं सॉल्व किया तो आप कर लीजिए पेपर, क्योंकि उसमें भी 15 क्वेश्चंस जो होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और मैंने अभी जो है 50 क्वेश्चंस जो हैं वन लाइनर टाइप के एनसीईआरटी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के जो हैं एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड मैंने अपलोड किया है। आप लोग देखिए उसको जा करके, आप लोगों के लिए ही है। आपको पेपर ही तो निकालना है, उससे कोई और बाकी तो लेना देना नहीं है। तो आप पेपर निकालना है तो आप पढ़िए, जितने ज़्यादा हो सके पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति जो है निम्न में से किस अवस्था में संबंधित होती है? तो बच्चों में जो होती है विद्रोह की भावना आ जाती है, वो मना करने लगते हैं, सुनते नहीं, आपकी बात समझते नहीं है। तो किस अवस्था में होती है? तो बाल्यावस्था की है, या शैशवावस्था की है, या पूर्व किशोरावस्था की है, मध्य किशोरावस्था की है? तो इसका सही जवाब है ये पूर्व किशोरावस्था की एज है। बाल्यावस्था की जो है दूसरी स्टेज है, ये अर्ली जो है स्टेज, और लेटर स्टेज। तो ये है लेटर स्टेज की स्टेज है, ये वाली स्टेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जो कि 6 से 12 साल की स्टेज होती है। इसमें बच्चा ना सुनता नहीं है, समझता नहीं है बातों को। आपको ये गैंग एज की स्टेज होती है, स्कूल एज की स्टेज होती है। ट्रबल कुछ भी तोड़ा फोड़ी घर में मचाए रहते हैं, उधम मचाए रहते हैं। स्कूल से आए जो चीज़ आप मना करोगे वही करेंगे, है ना। मुझे क्या करना है, मैं सब कर लूँगा, मुझे ही चाहिए, ये मेरा है, ये सब की भावनाएं इस बच्चों में जो बहुत होती है। विद्रोह करने की बात पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इस एज के बच्चों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द जो है साहचर्य परीक्षण जो है एसोसिएशन जो है टेस्ट का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो अल्बर्ट जो है बंडूरा के द्वारा, या फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा, या फिर थॉर्नडाइक ने, या मैकडोगल ने? तो इसका सही जवाब है गैल्टन ने इसका इस्तेमाल किया था सबसे पहले। ठीक है, बुद्धि के जो तरल मोजेक मॉडल है वो प्रतिपादित किसने किया था? वेरनॉन ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कैटल ने? तो इसका सही जवाब है जो तरल मोजेक मॉडल है वो कैटल ने दिया था। इसके अंतर्गत जो है 2 तरीके की है, जो जिसे कहते हैं क्रिस्टल जो है इंटेलिजेंस, और एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टल इंटेलिजेंस जो होता है वो हेरिडिटी से संबंधित होता है, वंशानुक्रम से संबंधित होता है। ठीक है, और फ्लूइड जो होता है, तरल होता है, वो किताब से संबंधित होता है, बुक्स से सीखा हुआ ज्ञान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल का संबंध है क्रिएटिविटी से, और इसका संबंध है जो है फिक्स लर्निंग से। आप किताबों से जितना याद करेंगे उतना ही मिलेगा। ठीक है, क्रिस्टल से ये क्रिएटिविटी से संबंध है। आपका वंशानुगत, आपके माता पिता से जो गुण मिलेंगे उसका संबंध है क्रिस्टल इंटेलिजेंस से। ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माता जो हेरिडिटी का संबंध किससे, तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टल से है। गोलमैन जो है किस चीज़ से संबंधित है? भावनात्मक जो है बुद्धिमत्ता से, या आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता से, या सामान्य बुद्धिमत्ता, या सामाजिक बुद्धिमत्ता से? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है भावनात्मक जो है बुद्धिमत्ता से इनका संबंध है। जब व्यक्ति में जो है भावना का जो है, भावनात्मक जो है, अगर व्यक्ति में भावना जो है ज़्यादा है, इमोशंस जो ज़्यादा है, तो उसकी जो है बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस है, उसकी क्षमता कम हो सकती है। क्योंकि भावनात्मक जो है लगाव चीज़ें जो है वो आपकी डिसीज़न लेने की क्षमता को भी गिरा देता है। आप अगर भावनात्मक में ज़्यादा हैं, भावनाएं आपकी ज़्यादा उमड़ रही हैं, तो आप चीज़ों को सही से डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि आप किसी चीज़ में बहुत इमोशनल हैं तो आपको वो चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये इसका गोलमेल का इसी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। टर्मन ने जो है 10 वर्गीकरण दिए थे, 10 रेंज बताई थी कि आईक्यू टेस्ट के बारे में कि वो कौन से। तो उन्होंने कहा था कि बेहतर जो है सुपीरियर वो किस रेंज में आती है? 140 से ऊपर, 110 से 120, 90 से 110, या 50 से 70 की रेंज में आती है।
तो इसका सही जवाब है ये 110 से 120 की रेंज में आती है, जिन्हें हम सुपीरियर कहते हैं या श्रेष्ठ भी कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें श्रेष्ठ कहते हैं। और ये जो है वो सामान्य बुद्धि, सामान्य आईक्यू में आता है, ये सामान्य आईक्यू के अंतर्गत आता है ये रेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार जो है मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में किसी व्यक्ति का मुख्य कार्य स्वयं की भावना विकसित करना होता है? तो खेलने की आयु में, कि यंग एडल्टहुड में, या मध्य जो है मिडिल एडल्टहुड में, या किशोरावस्था की एज में। ठीक है, तो एरिक्सन ने जो है इस जो व्यक्ति का मुख्य कार्य स्वयं की भावना विकसित करना होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है, एरिक्सन ने इस एज को जो है आइडेंटिटी क्राइसिस नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि इसको, इस एज के बालक को यही नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। वो खुद कंफ्यूज रहता है, डरा डरा सा रहता है, उसको मन में यही भ्रम रहता है कि मैं कैसे करूँगा चीज़ों को, आगे कैसे होगा, ज़रा सा चीज़ों पे तनाव ले लेता है। ठीक है, ये किशोरावस्था की उम्र होती है। ठीक, जॉन डेवी ने के शिक्षण के तरीके निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? लर्निंग बाय लिसनिंग, लर्निंग बाय रॉट, लर्निंग बाय डूइंग, या लर्निंग बाय स्पीकिंग। तो करके सीखने पर यह आधारित है। जॉन डेवी ने जो है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप किसी काम को करेंगे, अपने स्वतः अपने हाथों से चीज़ों को करेंगे, तो आप जल्दी और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, लंबे समय के लिए सीख सकते हैं। आप जल्दी उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। आप चाहे वो एजुकेशन हो, पढ़ाई करते वक्त आप बोल बोल के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप स्वयं से बनाइए प्रोजेक्ट, ना आपकी किसी की हेल्प लीजिए। जब कहीं प्रोजेक्ट में फंसो तो थोड़ा बड़ा किसी की हेल्प ले लो। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने समझाया था। 27वां क्वेश्चन है, सीखने का वो मॉडल जो बच्चे की जो है सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो ये कौन सा मॉडल है? सृजनात्मकता से संबंधित है। देखिए, एक टॉपिक से सिंपल सा आंसर निकल आएगा। बैंकिंग मॉडल, इसका कोई संबंध नहीं है। प्रोग्रामिंग मॉडल, इसका भी कोई संबंध नहीं है। ये रचनावादी मॉडल है, जिसका संबंध है क्रिएटिविटी से है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कुछ भी नया बनाने की इच्छा, आप कुछ नया बना पाते हैं, आपकी स्वतः सोच से आप कुछ नया बनाते हैं, वही आपकी रचनावादी चीज़ होती है, वही आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। बालक के शरीर व क्रियात्मक जो है विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के जो है बाहर से मध्य की ओर आती है, या सिर से पैर या शरीर के मध्य से बाहर की ओर आती है, या पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर जाती है, या पैर से सिर या शरीर के मध्य से बाहर की ओर आ जाती है। तो देखिए, इसका सही जवाब है सिर से पैर की तरफ जाती है, और जो है बाहर से है मध्य क्षेत्र के लिए आती है। जो सिर से पैर की तरफ जाती है इसको कहते हैं सिफेलोकॉडल। ध्यान रखिएगा, सिफेलोकॉडल है। ठीक है, और जो बाहर से जो मध्य क्षेत्र के लिए आती है, जैसे ऐसे यहाँ से आई सारा ज्ञान। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं प्रॉक्सी मोडिस्टल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बच्चा सबसे पहले जो है सिर को कंट्रोल करना सीखता है सिफेलोकॉडल के अनुसार। ठीक है, ये जो नियम है ये प्रिंसिपल ऑफ जो डायरेक्शन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण जो है बाधित जो है बच्चों को, जिनको सुनने में समस्या है, बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरीके से चीज़, तो इनको पढ़ाने के लिए हम सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। संकेत के द्वारा से, हाथों के हाव भाव से पढ़ाएंगे। ठीक है, और ब्रेल लिपि जो है इसमें सही, जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जिनको विज़न की समस्या है, जो देखने वालों के लिए प्रॉब्लम है, जो नहीं देख पाते, ऐसे में उनके लिए एक ब्रेल लिपि आती है। उनके किताबों में जो है थोड़े से अक्षरों के जो है उभार निकले रहते हैं, उसी को छू छू करके वो चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर जो है सतत और व्यापक जो है मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है या सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, कि मूल्यांकन सतत और व्यापक दोनों क्षेत्र का होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। इसमें जो है संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक सभी रूप में व्यापक रूप से होता है इसका जो है मूल्यांकन। ठीक है, आज का जो है 30 क्वेश्चंस जो है मैंने वो समाप्त हो चुका है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं,
और आगे वाले जो एग्ज़ाम है जुलाई के एग्ज़ाम में, उसमें से कई हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाए दोबारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करिए, मैं भी आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियोज़ बनाता रहूँ ताकि आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाए। ठीक है, थैंक यू।